हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सेकंड पेपर है, जिसमें हमें ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन को देखना है। आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि हम लिटरेरी टर्म्स को डील कर रहे हैं। और इसमें करीब 2 या 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और इसी सीरीज में ये वीडियो भी कंटिन्यू है। और आज की इस वीडियो में हम जो लिटरेरी टर्म है कैरेक्टर, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर्स ऑफ अ नॉवल आर फिक्शनल फिगर्स इन्वेंटेड बाय द ऑथर। यानी जो नावल के कैरेक्टर होते हैं वो कल्पित यानी कल्पनाओं से परिपूर्ण होते हैं, जो कि ऑथर के द्वारा इन्वेंट किए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ राइटर क्रिएट्स अ कैरेक्टर इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। यानी जो प्रोसेस होता है राइटर के द्वारा कैरेक्टर के निर्माण करने का, उसको ही हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। देयर आर टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड कैरेक्टर। यहाँ पर जो वर्ड जो शब्द कैरेक्टर है, इसकी दो व्याख्या या दो इंटरप्रिटेशन होती हैं। पहला है अ पर्सन इन अ फिक्शनल स्टोरी, एक आदमी या एक पर्सन जो कि एक फिक्शनल स्टोरी में होता है। दूसरा है क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की क्वालिटी क्या होती है उसे ही कैरेक्टर बोलते हैं, या वो जो राइटर होता है उसके द्वारा डेवलप किया जाता है। कैरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। जो कैरेक्टर हैं वो विभाजित किए जा सकते हैं या वर्गों में बांटे जा सकते हैं उनके रोल के आधार पे। वह मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। इन द नॉवेल हैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस थ्रू द नॉवेल। नावल में वो अपना रोल अदा करता है या अपना रोल लेता है, यह उसके डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। कैरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज द मेजर एंड द माइनर। जो कैरेक्टर है वह मेजर और माइनर दोनों भी प्रकार के वर्गों में से किसी भी वर्ग में उसको बांटा जा सकता है। एंड द माइनर कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, उनके रोल पर। प्ले इन द रोल, यानी वो किस प्रकार से किसी वर्क में अपना किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं, यह उनके मेजर या माइनर होने के ऊपर डिपेंड करता है कि जो राइटर है उसको किस प्रकार से किसी भी वर्क में या नॉवेल में बांटा है। कैरेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैटिक। जो कैरेक्टर हैं वो क्लासिफाइड या वर्गों में बांटे जा सकते हैं एज ए स्टैटिक, एक स्टैटिक के तौर पे, यानी जिसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। जो बिल्कुल जो शुरू में दिखाया जाता है लास्ट में भी वो भोले ही, अगर मान लीजिए शुरू में दिखाए गए हैं तो लास्ट में भी उनका एंडिंग भोलेपन के साथ ही होता है। या डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर दिखाया गया है, पहले तो वो शांत स्वभाव का है लेकिन उसमें फिज़िकल चेंजिंग होती हैं और साइकोलॉजिकल चेंजिंग होती हैं उसमें, तो वो धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी और उसका जो इम्पोर्टेंस था जो शुरू शुरू में वो चेंज होने लगता है, तो उसको ही डायनेमिक बोलते हैं, यानी जो चेंज होता है समय के साथ। एंड राउंड। राउंड मतलब जिसके आसपास कहानी ज़्यादा से ज़्यादा रिवील हो, इसको राउंड मतलब मेजर या प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसको ही हम राउंड कैरेक्टर के कैटेगरी में लाते हैं, यानी जो कहानी उन पर ज़्यादा डिपेंड करती हो। एंड द फ्लैट कैरेक्टर। और फ्लैट कैरेक्टर मतलब नॉर्मली सी कैरेक्टर जो अगर ना भी हों तो फिर भी जो नॉवेल है या कोई भी प्ले है वो परफॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट इन द नॉवेल। और ये सब डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ, यानी जो नॉवेल है उसके विकास पर, कि किस प्रकार से नॉवेल का विकास ऑथर के द्वारा किया जा रहा है। अ मेजर कैरेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। जो एक मेजर कैरेक्टर होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। हु इज़ एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी, जो कि कहानी का सेंटर होता है या मुख्य पात्र या मुख्य भाग होता है। एक्शन और थीम, वह किसी एक्शन और थीम, वह कोई एक्शन या थीम भी हो सकती है। द मेन और सेंट्रल कैरेक्टर। जो मेन और जो केंद्रीय कैरेक्टर होता है, हु इज़ द हीरो ऑफ द नॉवेल, जो कि हीरो का नॉवेल होता है, इज कॉल्ड द प्रोटैगनिस्ट। वह प्रोटैगनिस्ट कहलाता है यानी मुख्य पात्र कहलाता है। द मेन कैरेक्टर हु ओपोजेज द प्रोटैगनिस्ट इज कॉल्ड द एंटागोनिस्ट। और जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट को अपोज करता है उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, यानी इसको आप विलन के तौर पे ले सकते हैं। हु इज़ समटाइम्स कंसिडर्ड द विलन। वह कभी कभी एक विलन के रूप में कंसीडर या सोचा जाता है या उसको समझा जाता है। मेजर कैरेक्टर्स आर राउंड कैरेक्टर्स। जो मेजर कैरेक्टर होते हैं वो राउंड कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के रहने से ही कहानी पूरी होती है। दैट आर फुल्ली डेवलप्ड पर्सनालिटीज़ एंड आर इफ अफेक्टेड। जो कि उनकी पर्सनालिटी फुल्ली डेवलप्ड होती है और वो बहुत प्रभावशाली होते हैं बाय द आथर्स इवेंट। जो कि आथर्स के इवेंट में दे कैन लर्न, वो कुछ भी सीख सकते हैं, ग्रो हो कर सकते हैं, और डिटोरिएटेड, और जो किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द स्टोरी।
यानी जो ये मेजर कैरेक्टर होते हैं ये फुल्ली डेवलप्ड, इनकी जो पर्सनालिटी फुल्ली डेवलप्ड होती है यानी परिपक्व होते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं ऑथर की स्टोरी को। वो सीखते हैं कुछ और कुछ ग्रो करते हैं या कुछ बर्बाद कर देते हैं, जो कि एंड ऑफ स्टोरी में दिखाया जाता है, या तब तक आप समझ सकते हैं कि उसने क्या क्या किया है। टू सपोर्ट द मेजर कैरेक्टर्स देयर आर वन और मोर सेकेंडरी और माइनर कैरेक्टर। जो मेजर कैरेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर करीब एक या दो माइनर कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, हुज रोल इन इज़ टू इल्यूमिनेट द मेजर कैरेक्टर, जिनका रोल होता है कि वो मेजर कैरेक्टर को सपोर्ट करें या उसको एक प्रकार से उसकी जो एक्टिंग है उसमें चांद चाँद लगा दें। माइनर कैरेक्टर्स आर ऑफन स्टैटिक। जो माइनर कैरेक्टर होते हैं वो आमतौर पर स्टैटिक होते हैं यानी स्थिर होते हैं, यानी उनका ज़्यादा कुछ महत्व नहीं होता है, वो बस जो मेजर कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट है उनके सपोर्ट के लिए होते हैं। और अनचेंजिंग कैरेक्टर एज दे रिमेन द सेम फ्रॉम द बिगनिंग। वो अनचेंजिंग कंडीशन होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक सेम होते हैं। ऑफ वर्क टिल एंड, अंत तक वो सेम रहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स आर वन डायमेंशनल कैरेक्टर। जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं वो एक डायमेंशनल होते हैं, यानी वो एक ही तरह की मान लीजिए अगर कोई किसी के अंदर एक प्रकार से एक डायमेंशन है, वो बहुत अच्छा है तो हमेशा अच्छा ही रहता है, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता है, तो उस प्रकार की अगर किसी इंसान के अंदर गुण है तो उसको हम फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। फ्लैट कैरेक्टर्स आर वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स। डायनेमिक कैरेक्टर्स ऑन द अदर हैंड, और जो दूसरे रूप में अगर डायनेमिक कैरेक्टर्स को देखें तो एग्जिबिट सम काइंड ऑफ चेंज, तो उनमें कुछ चेंज मौजूद होता है। इन एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड में, पर्पस उनके उद्देश्य में, एंड बिहेवियर उनके व्यवहार में, एंड ग्रोज एज द स्टोरी प्रोग्रेस, और यह सब आगे बढ़ता रहता है जैसे जैसे स्टोरी आगे चलती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, यानी जो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो थ्योरी बेसिस या उसको रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से नंबर गेन करना है तो अगर आप ये चार्ट भी बना देंगे तो जो राइटर जो एग्जामिनर होगा इसको बढ़िया से देख लेगा तो समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसको अच्छी समझ है कैरेक्टर्स के बारे में, तो वो आपको अच्छा नंबर दे देगा। तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। यानी कैरेक्टर जो हैं वो दो प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। In the basis of their role, there can be two character, minor and major. In minor there will be like static character who will not be more influenceable and more important for the major character, but major character will be very you can say the backbone of the any novel or any work. So it can be on the basis of their role. And if we will see on the basis of their development, so there are two types of character, round or flat, static or dynamic. Round means where the major characters will be mentioned, or they will be called the major character, because the round character means where the story reveals too much. In flat, where this is the antagonist, you can say opposite of the round, where flat characters will be like one dimensional, already I have told you. And static, where the character will be like the fixed, they have the fixed certain and the fixed attitude, that will be called static. In dynamic, where the character is going to change, firstly he was living in the peace, now he's going to living in the angry, like these types of changing will be called dynamic. Okay, तो ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ये उन सब का निचोड़ है। तो चलिए अब कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं कि कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है। कैरेक्टराइजेशन मतलब कि किस कैरेक्टर को कौन सा रोल देना है, किसको मेजर कैरेक्टर बनाना है, किसको माइनर बनाना है, किसको स्टैटिक बनाना है, किसको डायनेमिक बनाना है। ये जो कलाएं होती हैं या ये जो टर्म होता है इसको ही हम कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द राइटर पोर्ट्रेज द पर्सनालिटी ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा राइटर जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनालिटी को पोर्ट्रेस या प्रदर्शित करता है। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ एम्प्लॉयड इन लिटरेचर, जो कि लिटरेचर में पाया जाता है। जो पाया जाता है और टू हाईलाइट, और हाईलाइट करता है द डिटेल्स ऑफ अ कैरेक्टर्स इन अ नॉवेल, जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पात्र की एक नॉवेल में। देर आर टू वेज ऑफ कैरेक्टराइजेशन, यहाँ पर दो प्रकार के रास्ते पाए जाते हैं या दो प्रकार के कैरेक्टराइजेशन पाए जाते हैं, डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टर। डायरेक्ट और जो प्रत्यक्ष और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन हो गया, एंड द इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन, और अप्रत्यक्ष और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन।
थ्रू विच अ कैरेक्टर इज डेवलप, जिसके द्वारा कैरेक्टर का निर्माण होता है या कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। यानी कैरेक्टर का निर्माण करना है या कैरेक्टर की पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करना है, ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो चलिए इसमें पहला देख लेते हैं कि क्या है डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन। It is a direct approach in which another character, narrator, or the protagonist himself is used to tell the readers or audience about the character। ये एक डायरेक्ट अप्रोच होता है जिसमें कोई अदर कैरेक्टर हो गया या नरेटर हो गया या प्रोटैगनिस्ट या मेजर कैरेक्टर हो गया, वो अपने ही द्वारा यूज टू टेल द रीडर्स, जो रीडर हैं उसको बताते हैं या ऑडियंस को बताते हैं अबाउट एनी कैरेक्टर के बारे में। फॉर इंस्टेंस इन द नॉवेल द ब्लूएस्ट आई, टोनी मॉरिसन employed direct characterization to tell the story of कोली ब्रिडलव। ये जो द ब्लूएस्ट आई है जो कि एक पॉपुलर फिक्शन है, उसमें टोनी मॉरिसन जो कि एक कैरेक्टर हैं वो जो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन का प्रयोग करते हैं टू टेल द स्टोरी ऑफ चोली ब्रिडलो, चोली ब्रिडलो की स्टोरी बताने के लिए, या वो डायरेक्ट बताते हैं। यानी कोई भी अगर मेजर कैरेक्टर किसी की स्टोरी डायरेक्ट बताता है तो उसको हम डायरेक्ट या एक्सप्लिसिट कैरेक्टर कहते हैं। सी राइट्स चोली हैड द मीनेस्ट आई इन द टाउन सुधा। ये तो हमें नहीं पता कि ये किस नॉवेल के अंतर्गत आता है, मुझे लगता है द ब्लूएस्ट आई का ही कोई स्टेटमेंट है। मैंने सुधा मूर्ति को पढ़ा है तो इसमें बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार से डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन है। सुधा मूर्ति राइट्स इन हर नॉवल डॉलर बहू। सुधा मूर्ति पे इसमें मेंशन किया है सुरेंद्र बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। सुरेंद्र जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता है एंड वाज वेरी इंटेलिजेंट, और वह बहुत ही इंटेलिजेंट था। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। इस प्रकार के एग्जाम्पल डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होते हैं के अंतर्गत आते हैं। यानी द आथर हिमसेल्फ क्लियरली स्टेट्स, जो राइटर या जो आथर है वो क्लियरली बताता है अपने द्वारा या किसी के कैरेक्टर के बारे में टू द ऑडियंस दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स द कैरेक्टर पोजेस, कि किस प्रकार से उसमें पर्सनालिटी है और उसमें जो ट्रेट्स हैं या उसमें बुराइयां हैं जो कैरेक्टर को परखता है। यानी अगर राइटर हो गया या ऑथर हो गया या कोई एक मेजर कैरेक्टर या कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में बताए तो उस प्रकार के कैरेक्टराइजेशन को हम डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। अब आइए इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू कैरेक्टराइजेशन। यह एक इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष अप्रोच होता है टू कैरेक्टराइजेशन का। द पर्सनालिटी ऑफ अ कैरेक्टर इज रिवील्ड थ्रू डिफरेंट मेथड्स लाइक स्पीच। जो पर्सनालिटी है एक कैरेक्टर की यह उस रिवील होती है थ्रू डिफरेंट मेथड लाइक स्पीच, डिफरेंट मेथड से, जैसे कि स्पीच हो गया, थॉट प्रोसेस हो गया, इफेक्ट्स ऑन अदर्स बिहेवियर, जो दूसरे के व्यवहारों पे इफेक्ट होता है उससे हो गया, वे ऑफ टॉकिंग से हो गया, एक्शन से हो गया, अपीयरेंस से हो गया, एंड मैनर ऑफ कम्युनिकेशन से हो गया विथ अदर्स कैरेक्टर, जो कि दूसरे लोगों के साथ होती है। यानी जो पर्सनालिटी ऑफ अ कैरेक्टर की होती है वो रिवील होती है डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट प्रकार से, जैसे कि जिसमें अगर वो कोई स्पीच दे रहा है या उसके सोचने की प्रोसेस क्या है, और इफ़ेक्ट्स ऑन द अदर, वो दूसरे पे किस प्रकार से प्रभाव डालता है, और उसका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये रिवील करता है उसकी पर्सनालिटी को। स्पीच इंक्लूड्स व्हाट डज द कैरेक्टर से। जो स्पीच है वो ये बताता है कि कैरेक्टर क्या कहता है। हाउ डज द कैरेक्टर स्पीक, या और वो कैसे बोलता है। थॉट्स इंक्लूड्स हाउ अ कैरेक्टर थिंक्स, और जो थॉट है वो बताता है कि कैसे एक कैरेक्टर सोचता है। एंड रिवील हिज थॉट, और उसके थॉट को प्रदर्शित करता है। इफेक्ट्स ऑन अदर मीन हाउ अदर कैरेक्टर फील और बिहेव, और ये इफेक्ट करता है कि किस प्रकार से दूसरे कैरेक्टर बिहेव करते हैं या फील करते हैं। विद द पर्सन एक्शंस इंक्लूड्स व्हाट द कैरेक्टर डज, और एक्शन यह बताता है कि कैरेक्टर क्या करता है। हाउ ही बिहेव, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। लुक्स इंक्लूड हाउ द कैरेक्टर्स लुक्स, लुक बताता है कि किस प्रकार से कैरेक्टर दिखता है। एंड हाउ द कैरेक्टर ड्रेसेस, और किस प्रकार से उसका पहनावा होता है। सुधा मूर्ति इन हर नॉवेल डॉलर बहू एक्सप्रेस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गौरम्मा थ्रू हिज हस्बैंड। जो सुधा मूर्ति का नॉवेल है एक्सप्रेस करता है कि किस प्रकार से गौरम्मा के बारे में उनके हस्बैंड
बोलते हैं हर ग्रीड बर्न द पीस, उसका लालच हमारी जो शांति है उसको और हारमोनी है हमारी फैमिली का, उसको जला दिया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन, यह एक एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन का। यानी जब किसी के बारे में हमारी सोच क्या है वो हम बताते हैं किसी अन्य कैरेक्टर के बारे में, तो उसको ही हम इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। यह डिपेंड करता है कि वो हम स्पीच दे रहे हैं या मतलब उसकी बात वो जो दूसरा कैरेक्टर उसकी बात करने का तरीका क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, बिहेवियर क्या था, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या था, इन सब के बाद एक्सेस करके या एसेस करके हम बताते हैं कि हाँ उसके उस पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या डिसक्वालिटी थी। तो इस प्रकार से अगर किसी कैरेक्टर को हम एसेस करके उसके बारे में बताते हैं तो ये इनडायरेक्ट या इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। यानी कि हम उससे पूछ कर नहीं ये बोलते हैं कि तुम कौन हो, कैसा नहीं है, हम उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसके बारे में अपना स्टेटमेंट देते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर ये समझ में आ गया होगा। ये भी दो वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स थे और ये दोनों कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, थीम देखेंगे, सेटिंग देखेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। और इसके बाद इस यूनिट में हमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इस चैप्टर में करीब 1 से 2 वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी मिस्टेक मेरे द्वारा हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आई एम आल्सो अ बिगिनर हेयर, so it can happen that I can make a mistake, so I'm sorry for that if I have done, and just give your advice that where am I making mistake, and if it is helpful for you and the helpful for you, so thank you for this feeling। so मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।